आज के इस नए सेशन में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चैप्टर अध्याय 3 चैप्टर 1 आपकी इस नेम और परिभाषा था। चैप्टर 2 जो आप इसकी वीडियो देख चुके हैं, चैप्टर 2 जो था वो था प्रयोज्यता यानी एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन से लोग एनपीएस यूपीएस में जा सकते हैं। उन दोनों वीडियो को जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पंजीकरण कैसे होगा, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी आज के इस नए सेशन में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग, चूंकि आपको पता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लगभग 194 पेज का गजट जो जारी किया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, वो गजट में जो है टोटल 13 अध्याय में बांटा गया। उन 13 अध्याय का ये तीसरा अध्याय है। इसका नाम है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। तो आइए देखते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या क्या है, इसमें क्या क्या सारी चीजें दी गई है। हम लोग एक एक करके सारी वीडियो को देखते हैं। कह रहा है कि ये देखेंगे अध्याय 3 है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन। कह रहा है कि यूपीएस के तहत विकल्प का चयन और नामांकन कैसे करेंगे। कह रहा है कि विनियम 3 के तहत आने वाला कोई भी व्यक्ति विकल्प चयन अवधि समाप्त होने से पहले यूपीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए निम्नलिखित रीति विकल्प का चयन करेगा। यानी जो है आपको जो टारगेट दिया गया है कि जो लोग भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो 30 जून 2025 अध्याय 2 में मैंने इस चीज़ को बता चुका है कि 3 महीने का आपको समय दिया गया है। 30 जून 2025 तक आपको एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो जाना है। उसके दौरान, उसके बाद होते हैं तो सरकार यदि समय सीमा बढ़ाएगी तो ठीक है, नहीं तो स्वतः ही आपको मान लिया जाएगा कि आप एनपीएस में ही रहना चाहते हैं। चलिए दूसरा चीज है यहाँ पे, कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को सेवा में कार्यरत है और एनपीएस में शामिल है, वह यूपीएस विकल्प के तहत नामांकन के लिए अनुसूची 1 के फॉर्म A2 में A2 समझेंगे, A2 क्लियर। कौन से तो A2 जो है कौन भरेंगे, कार्य के संबंध आहरण एवं संवितरण अधिकारी डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत करेगा जो इन विनियमों के अनुरूप होगा। कह रहा है कि जो लोग भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं जो 1 अप्रैल 2025 से पहले ज्वाइनिंग कर चुके हैं और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो लोग A2 फॉर्म, कितने जो आपके डीओ ऑफिस में डीडीओ अधिकारी होते हैं, उन्हीं डीडीओ अधिकारी को ये फॉर्म जल्दी जा करके प्रस्तुत करेंगे और इन विनियमों के अनुसार होगा। क्या क्या है, कह रहे हैं दिनांक 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्रीय सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले किसी नए भर्ती कर्मचारी के वो कौन से फॉर्म जारी करेंगे, A1। ध्यान से समझेंगे, A1 कौन से जारी करेंगे, ये जो है इसमें जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग, ध्यान रखेंगे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है वो है। और ये जो A1 जो फॉर्म होगा वो जो 1/4/2025 के बाद ज्वाइनिंग करने वाले के बाद ज्वाइनिंग करने वाले लोग को A1 फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये भी किनको देंगे, अपने डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। A1 कौन करेंगे, जो ज्वाइनिंग करेंगे बाद में फ्यूचर में, यही जो है फॉर्म हमेशा के लिए रहेगा। और A2 फॉर्म बाद में जब सारे कर्मचारी जो 3 महीने का आपका टाइम लिमिट जब खत्म हो जाएगा तो A2 फॉर्म का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए A1 ही नाम इसका दिया गया है कि A1 एक ऐसा फॉर्म है जो हमेशा आपको कार्यदल, इसके बाद जितनी भी ज्वाइनिंग होगी इसी के अनुरूप होगी। कोई पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके यानी रिजाइन कर चुका है या ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है या रिटायर हो चुका है, वे सभी लोग जो है कौन सा फॉर्म जारी देंगे, वो B2। जितने लोग भी 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं या किसी भी, या जो है सरकार भी कभी कभी सेवानिवृत्त कर देती है जबरदस्ती अगर अपने लायक नहीं समझती है, तो उस सभी लोग जो है वो लोग भी डीडीओ को जा करके अपना आवेदन प्रस्तुत कौन सा फॉर्म देंगे, B2 फॉर्म देंगे। B2 करती घ दिया है किसी मृतक केंद्र सरकारी कर्मचारी जो मामले में जिसने अधिवर्षिता प्राप्त की हो, यानी तीसरा घ नंबर में जो दिया हुआ है कि वैसे एनपीएस कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 से पहले ही वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या देखिए इसमें लिखा है कि सेवानिवृत्त हुआ है या एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था और यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र था।
यानी कहने का मतलब या तो सेवानिवृत्त हो चुका है या एनपीएस के अभी है, मान लीजिए सेवानिवृत्त नहीं भी हुआ लेकिन फिर भी डेथ कर गया, तो डेथ कर गया तो आपको पता है कि पेंशन की राशि उसके स्पाउस को मिलती है, जो जो 6 महीना पहले ही कम से कम उसको अपनी पति या पत्नी को अपने वहाँ पे लीगल रूप से उसको अपनी घोषणा कर चुका है कि यही मेरी अधिकृत जो है स्पाउस होंगे, और इन्हीं को हमारे जो मृत्यु के बाद या कोई मिस हैपनिंग के बाद इन्हीं को हमारा अधिकृत नॉमिनी माना जाएगा। तो उस नॉमिनी के लिए इसमें फॉर्म दिया गया है B6, देखेंगे कौन सा फॉर्म दिया गया है, B6। अनुसूची 1 में यह था लागू सूचीबद्ध फॉर्म A1 A2 B1 B6 सीआरए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख डीडीओ को भौतिक रूप से जमा किया जाए। यानी इसमें दिया गया है कि आप ऑनलाइन मोड में भी इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं या ऑफलाइन में भी आप आपके डीओ ऑफिस में या कहीं भी जो डीडीओ कार्यालय होता है आप वहां पर भी इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। कह रहा है सीआरए पोर्टल के माध्यम से जब सब फॉर्म के ऑनलाइन प्रस्तुत करने की स्थिति में सीआरए उस व्यक्ति को एक पावती प्रदान करेगा और साथ ही साथ इसे सत्यापन हेतु डीडीओ को भेजेगा। डीडीओ कार्यालय प्रमुख से आवश्यक विवरण प्राप्त करने के बाद सीआरए प्रणाली में रिकॉर्ड अपडेट कर इसे वेतन एवं लेखाधिकारी पीएओ को प्रमाणीकरण के लिए अग्रेसित करेगा। यानी सीधे कह रहा है कि आप ऑनलाइन भी देंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, ऑफलाइन भी देंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उसके बाद डीडीओ ऑफिस में को ले जाकर के वहाँ समर्पित करेगा। जब डीडीओ ऑफिस सारी चीज़ों को करके आपको ऑनलाइन वहाँ पे सारी चीज़ों को अपडेट करेगा। आगे देखते हैं, यदि उप नियम 1 में उल्लिखित व्यक्ति सीआरए पोर्टल के माध्यम से यूपीएस विकल्प का चयन करने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति को कार्यालय प्रमुख के पास सीधे या डीडीओ के माध्यम से भौतिक रूप से फॉर्म प्रस्तुत करने की सुविधा होगी। ऐसे मामलों में कार्यालय प्रमुख विकल्प की जानकारी डीडीओ को अग्रेसित करेंगे और डीडीओ कर यानी कहता है कि जो व्यक्ति सीआरए पोर्टल के माध्यम से अपना विकल्प चयन करने में असमर्थ है तो सीधे ऑफलाइन फॉर्म यानी हार्ड कॉपी में फॉर्म डीडीओ ऑफिस को ले जाके देंगे। यानी आपको फॉर्म यहाँ अप्लाई करने के दो माध्यम है, एक आपका माध्यम ऑनलाइन है सीआरए पोर्टल से जो जैसे आप एनपीएस करते थे, और एक आपका हार्ड कॉपी में भी आप फॉर्म भर के दे सकते हैं। किनको दे सकते हैं, तो आप डीडीओ ऑफिस में दे सकते हैं। ये जो कोई भी उप नियम 1 के तहत विकल्प का चयन करने के लिए पात्र है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प का चयन नहीं करता तो उस यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस के तहत जारी रहने के लिए माने। यानी जो लोग 30 जून 2025 तक का जो टाइम लिमिट दिया गया है, अगर इतने दिन के अंदर आप यूपीएस में नहीं जाते हैं तो आपको उसी में मान लिया जाए कि आप एनपीएस में ही बने रहना चाहते हैं। अस्थायी सेवानिवृत्ति संख्या खाता संख्या PRAN, यानी इसको कहने का मतलब प्रान नंबर। जितने लोग भी एनपीएस में गए होंगे वो ध्यान रखेंगे कि प्रान नंबर जो है आपको जारी किया गया था एनपीएस में के लिए। तो अब प्रान नंबर के लिए क्या बोल रहा है कि वे कर्मचारी जो विनियम 4 उपनियम के खंड क और खंड ख के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प को चुनने के लिए फॉर्म A1 A2 प्रस्तुत किया हो, जैसे जिनका आवेदन संबंधित वेतन लेखाधिकारी पीओ द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत किया गया, उन्हें यूपीएस से जुड़े स्थायी स्वनिवृत्ति खाता संख्या द्वारा चिन्हित किया जाएगा। यानी जो आपका प्राण जो है ये एनपीएस वाला जो था अब ये खत्म हो जाएगा। अब ये यूपीएस का यूनिफाइड पेंशन स्कीम का अब नया उसका भी नाम प्राण ही रहेगा, उसका भी नाम प्राण ही रहेगा, PRAN ही रहेगा। और वहां से प्राण नंबर आपका जारी किया जाएगा किनको, जो यूपीएस में शिफ्ट होंगे। जितने लोग का सारी दस्तावेज वगैरह चेक कर लिया जाएगा डीडीओ ऑफिस के द्वारा, जो लोग भी सब चीज सही हो जाएंगे उनको जो है प्राण नंबर जारी किया जाएगा। अब अलग एनपीएस के अलग प्राण नंबर जारी किया जाएगा। वे व्यक्ति जो विनियम 4 के उपनियम 1 के खंड ख के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प को चुनने के लिए फॉर्म B1 B6 प्रस्तुत किया तथा जिनका आवेदन संबंधी वेतन लेखाधिकारी पीओ द्वारा अधिकृत किया गया है, उन्हें उनके पूर्ववर्ती PRAN द्वारा ही चिन्हित किया जाएगा जो यूपीएस से टैग होगा। यानी जो लोग भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्त से पहले डेथ कर चुके हैं उनको जो है पूर्ववत PRAN यानी जो आपका एनपीएस वाला प्राण रहेगा, एनपीएस वाला जो प्राण रहेगा यही आपका रहेगा, इनके लिए नया नहीं बनेगा। चलिए उसी को टैग किया जाएगा। अगला है CRA उन एनपीएस अभिनेताओं के व्यक्तिगत कॉर्पस को अंतरण करेगा जो विनियम 4 के उपनियम 1 खंड के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने यूपीएस विकल्प का चयन किया है। यह अंतरण संबंधित वेतन एवं लेखाधिकारी द्वारा उचित अनुमोदन के पश्चात यूपीएस से जुड़े PRAN में किया जाएगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।
कह रहा है कि उसी यूपी माने जो लोग भी यूपीएस में अभिदाता के रूप में जा चुके हैं, अपनी फॉर्म अप्लाई करके अब शिफ्ट हो चुके हैं, उनको प्रान नंबर जनरेट हो गया यूपीएस का या टैग हो चुका है पुराना वाला, सिर्फ उन्हीं को इंडिविजुअल कॉर्पस के लिए अंतरण किया जाएगा। इसमें कहने का मतलब ये है। अगला है यूपीएस अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ऑल सिटीजन मॉडल में स्वेच्छा से एनपीएस टीयर 1 टीयर 2 के तहत अतिरिक्त खाता रख सकता है। यानी यूपीएस में भी जो है आप चले जाते हैं तो एनपीएस में चूंकि आप टीयर 1 और टीयर 2 हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप यूपीएस में चले गए तो एनपीएस को पूरा छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपका जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है और आपकी सैलरी से जो कंट्रीब्यूशन कटता है वो सारी चीज़ें यूपीएस में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आप टीयर 1 और टीयर 2 के तहत अगर एनपीएस के तहत भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपकी हमेशा रहेगी। वो चीज़ों में दिक्कत नहीं कि आप एनपीएस में नहीं जाना चाहेंगे, एनपीएस में प्रान नंबर जनरेट रहेगा, वो सारी चीज़ें रहेगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर चैप्टर 4 लेकर के आऊँगा, और वहाँ से भी सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा कि चैप्टर 4 में जो है आपका अंशदान है, कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे कैसे सैलरी कटेगी, कितना सरकार का कंट्रीब्यूशन, पूल कॉर्पस में गवर्नमेंट कितनी जमा करेगी, इंडिविजुअल कॉर्पस में क्या जमा करेगी, बेंचमार्क कॉर्पस में क्या होगा, इस सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग चैप्टर 4 की। तब तक हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।